हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर अलग अलग तरह के फॉर्मुलेज आएंगे, क्वेश्चंस थोड़े मिक्स होंगे, जो हमने पहले पढ़ लिया है टॉपिक उसके ऊपर भी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिए आज के क्वेश्चंस को। जैसे 9.3 का पहला ही क्वेश्चन है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। अगर आप लोगों को पिछले चैप्टर से याद है, हमने पढ़ा था ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हम लोगों ने सबसे पहले वाला जो लेक्चर पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको स्लोप निकालने का तरीका सिखाया था। जब आपको लाइन की इक्वेशन दे दी जाती है, कैसे निकालते हैं? y की टर्म को एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ होता है। y की टर्म्स को एक तरफ, y की जितनी भी टर्म है एक ही टर्म आएगी तो उसको एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। उसके बाद y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा? कुछ इस प्रकार आएगा। तब मैंने आपको ये कहा था कि अगर y का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सब दूसरी तरफ है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -2। ये क्या होती है? स्लोप होती है। ये क्या होती है? स्लोप होती है। और ये जो होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब आप इसको इससे कंपेयर करके देखो, आप इसको इससे कंपेयर करके देखो। y इक्वल्स टू एम एक्स, तो m क्या हो गया? स्लोप, प्लस सी, तो c क्या हो गया आपका यहाँ पे? 5/3, दैट इज y इंटरसेप्ट। देयरफॉर स्लोप इज -2 and y intercept is 5/3। y intercept is 5/3। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस वही होने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था या उससे पहले वाले में पढ़ा था। कुछ अलग टॉपिक आएंगे जो हम लोग थोड़ा लास्ट में करेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था क्या होता है, और हमें इंटरसेप्ट भी बताने हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वाला लेक्चर देख लिया है तो हम लोगों ने पढ़ा था y और x इंटरसेप्ट जब दोनों दिए जाते हैं तो लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, और इस लाइन की इक्वेशन को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें यही काम करना है यहाँ पर, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन को देखिएगा, ये जो 12 है इसको मैं राइट साइड में लेके गया। ठीक है, आपकी जो राइट साइड है वो 1 है, तो मैंने इस पूरे को 12 से डिवाइड कर दिया। जो ये पूरा है इसको 12 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो राइट साइड है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये बनेगा x/4 y/6 इक्वल्स टू 1, है ना। कंपेयरिंग विद x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट इज, अगर आपको लास्ट लेक्चर से याद है, जो टर्म x के नीचे होती है उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, जो टर्म y के नीचे होता है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो y के नीचे कितना है? 6, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 6 हो गया। इन द सेम वे हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसमें भी बताना है। सेकंड जो क्वेश्चन है, 3y + 2 = 0। काम सेम करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में लेके जाएंगे, दैट इज -2 से डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी 3/-2y = 1, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमारी जनरल फॉर्म ये होती है, आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है। आपको करना क्या है? आपको ये इसके साथ कंपेयर करना है। आपने इसके साथ इसको कंपेयर किया, आपने क्या किया? इसके साथ इसको कंपेयर किया। x/a, x तो है ही नहीं यहां पर, है ना। x तो यहां पर क्या है? x तो है ही नहीं यहां पर। तो अगर x है ही नहीं, आप इसको ऐसे बोल सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 0 × x है। ये क्या है? 0 × x है। बट जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, यहां x के साथ में क्या पड़ा है? 1/a, तो 1/a की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो a क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब x इंटरसेप्ट तो है ही नहीं आपके पास। और बात भी ठीक है। क्यों ठीक है? ध्यान से सोचिएगा। हमने कल ही जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, y = -2/3।
y इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ जब x एक्सिस होती है तभी कट करती है x एक्सिस को, वरना कभी करती ही नहीं है। तो मतलब इसका जो x इंटरसेप्ट होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। x इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कभी ये कट कर ही नहीं पाएगा। और y इंटरसेप्ट कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, y इंटरसेप्ट कितना होगा ध्यान से देखिएगा। तो ये टर्म तो मैं अब लिख ही नहीं रहा हूं, है ना, क्योंकि ऐसे तुम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे y के साथ ऊपर 1 है, बाकी सब नीचे है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? ये जो 3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, एक ही बात है। तो y इंटरसेप्ट कितना होगा, -2/3। मैंने 3/2 को रेसिप्रोकल की हेल्प से नीचे लिख दिया 2/3, माइनस पहले ही पड़ा था। तो ये हो गए आपके x एंड y इंटरसेप्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका 11th में भी यूज होता है, 12th में भी काफी यूज होता है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है a, x1 y1। आपके पास एक पॉइंट है a, x1 y1, और आपके पास एक लाइन है। आपके पास क्या है, एक लाइन है। लाइन की इक्वेशन आप मान लीजिए आपके पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। मुझे एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से, मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। तो कुछ चीजें जो है वो काफी ऑब्वियस हो गई, कुछ चीजें जो हैं वो काफी ऑब्वियस हो गई। क्या ऑब्वियस हो गई कि ये जो हम लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, अगर आपको सोच के दिखे कि लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है या एक पॉइंट से लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो आप मिनिमम डिस्टेंस निकालोगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, ये जिस पॉइंट पे इस परपेंडिकुलर ने इस लाइन को कट किया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, मान लो ए बी नाम दिया, और ये जो डिस्टेंस है मान लो अपनी समझ के लिए मैंने इसको स्मॉल डी नाम दे दिया। तो हमें ये बताना है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज सेम एज सेइंग मुझे डिस्टेंस ए बी बताना है, जिसको हम लोगों ने डी दिया है। तो बेसिकली हमें इस वाले में डी की वैल्यू बतानी है कि डी क्या होगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप लाइन की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट कर दो, लाइन की इक्वेशन में मैंने वो पॉइंट पुट कर दिया और मोड लगा दिया, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मैंने मोड लगा दिया ताकि पॉजिटिव ही आए, अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आपको कभी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से, हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आपके पास एक पॉइंट है -1 1, तो किसकी वैल्यू होगी, x1 y1 की। आपके पास लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, बट ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि मुझे इसी फॉर्म में बनानी है पहले लाइन की इक्वेशन, तब मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो यहां पर आपको जो भी फॉर्म दी जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया जनरल फॉर्म में। अब ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये आपका पॉइंट है, देयरफॉर required distance is equals to, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये लाइन की इक्वेशन में जहां पर भी x और y है आप उसकी जगह पे ये पॉइंट पुट कर दो। तो x की जगह पे क्या आएगा, x1, y की जगह पे क्या आएगा, y1, और इसके ऊपर मोड लगा दो, अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर अंडर द रूट। हमें बस ये कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज -12 -5 प्लस 82, इसके ऊपर मोड लगा है, अपॉन अंडर रूट
12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है, 5 स्क्वायर इज 25। बस हमें ये कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। 12 और 5 दोनों ही नेगेटिव के तो ऐड होंगे तो 17 हो गया। अगर 82 में से आपका 17 चला गया सो दैट विल बी 67, माइनस नहीं प्लस का आएगा। ठीक है, मोड लगा हुआ है। नीचे की बात करते हैं, ये 25 ये 144 दैट विल बी 169। 169 का रूट कितना होता है 13, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। एक सेकेंड, अरे 17 के मैंने 15 माइनस कर दिया सो दैट विल बी 65। ठीक है, हाँ अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 5 यूनिट्स। अब आप इसको लिख सकते हो 5 यूनिट्स। ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे 5 यूनिट्स बनेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको इजिली बाद में सॉल्व कर सके, चलो रिकॉल भी कर सके बाद में। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मान लीजिए आपके पास दो लाइंस है जो पैरेलल है, आपके पास दो लाइंस है जो पैरेलल है। हमें इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इन दो लाइंस के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप कहीं भी निकाल लो सेम ही आएगा, यहां निकालो यहां निकालो जहां मर्जी निकालो डिस्टेंस तो सेम ही आएगा। अच्छा बात ये भी है कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये लाइंस पैरेलल है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है ना। मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है और ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम रेशियो में होंगे या सेम ही होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है अगर इसको मैं कैपिटल डी नाम दूं तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। दोनों की जो कांस्टेंट टर्म है आप इनका डिफरेंस कर दो अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज योर फॉर्मूला। दोनों की जो कांस्टेंट टर्म है इनको माइनस कर दो, उस पर मोड लगा दो और उसके बाद डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे पिछले फॉर्मूले में डिवाइड किया था हम लोगों ने, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहां आपको दे ही दिया है कि ये पैरेलल लाइंस है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज, ध्यान से देखिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये आपका c1 है, ax प्लस बी वाई प्लस c2, तो c1 माइनस c2 है तो -34 माइनस c2 तो 31 प्लस का है, माइनस करेंगे तो माइनस हो गया ये भी, अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट विल बी 65। नेगेटिव का आएगा, मोड लगा हुआ है। उसके बाद ये हो गया 225 और ये हो गया आपका 64, तो 64 और 225 विल बी 289, दैट विल बी 17, दैट इज 65 अपॉन 17 यूनिट्स, दैट इज 65 अपॉन 17 यूनिट्स। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, एक फॉर्मूला और भी होता है इसका, बट जब एक से काम चलेगा तो अलग अलग क्यों याद रखने हैं, राइट। उस वाले फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है। ये लास्ट क्लास वाले टॉपिक पे बेस्ड है क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में ही इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा था। एक ऐसी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है। ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन 3x minus 4y plus 2 equals to 0 is given by, देखो आपको जिसकी इक्वेशन निकालनी है लाइन की वो इस लाइन के पैरेलल है, तो मतलब दो लाइंस पैरेलल हैं। और हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, मतलब जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप सेम होगी। तो मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लेता हूं, जो भी स्लोप इस लाइन की आएगी वही उस लाइन की स्लोप आएगी जिसकी हमें इक्वेशन बतानी है, तो हमें इसकी स्लोप निकालनी चाहिए। अच्छा, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, y को एक तरफ बाकी सब एक तरफ,
y का कोफिशिएंट 1 बनाओ, y का कोफिशिएंट 1 बनाओ, ऐसे ही होता है। y की टर्म एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, y का कोफिशिएंट 1 बनाओ, फिर जो x का कोफिशिएंट होता है, दिस इज आवर स्लोप। स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय m इक्वल्स टू 3/4। ठीक है। Also, since the two lines are parallel, then their slopes are equal. अच्छा, इसकी स्लोप 3/4 आई है, इस जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, इसके ऊपर पॉइंट भी आपको पता है, तो स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज यार बच्चों, अगर आप लोगों ने वो पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा उसको देख लो पहले, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा, वरना सिर के ऊपर से टेंजेंट बनते जाएंगे। ठीक है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी बात। ये आपका पॉइंट है y माइनस y1, स्लोप है आपकी 3/4, x माइनस x1, दैट इज 4y माइनस 12, 3x प्लस 6, और 3x माइनस 4y, ये इधर गया, ये भी इधर गया, प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। टोटली बेस्ड है प्रीवियस वाले लेक्चर पे जो हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए 9.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमें एंगल बताना है इन दोनों लाइंस के बीच में, और आप लोगों को एंगल वाला फॉर्मूला याद होगा, हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में किया था। तो एंगल निकालने के लिए हमें दोनों लाइन की स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकलेगी तो हम लोग एंगल भी निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्लोप निकाल ली यहां से। चलिए, स्लोप m1, अगर y का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सब दूसरी तरफ है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप देता है। तो पहली लाइन की स्लोप है -√3, दूसरी लाइन की स्लोप होगी, y का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सब दूसरी तरफ है, तो x का कोफिशिएंट क्या देता है, स्लोप देता है। तो दोनों लाइन की स्लोप आ गई। लेट थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस, दीज लाइंस, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां से जो एंगल निकलेगा वो एक्यूट एंगल होगा, हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। तो चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 की वैल्यू -√3 माइनस एज इट इज, m2 की वैल्यू नेगेटिव आई है, ये भी वैल्यू नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो माइनस यहां पे है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस m1। बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी। m1 की वैल्यू -√3, m2 की वैल्यू -1/√3। ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां अगर मैंने एलसीएम लिया तो √3 एलसीएम आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 + 1 अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस होगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। -3 + 1 विल बी -2 अपॉन 2√3। इस पूरे पर मोड भी है, तो वो मोड इस माइनस को खत्म कर देगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3। और ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा की। आप मुझे ये बताइए कि tan थीटा की वैल्यू जो है 1/√3 कहां होती है। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कहां होती है, 30 डिग्री पे, दैट इज π/6। ये जो आया है ये आपका एक्यूट एंगल है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में इसके बारे में बात करी थी कि इस फॉर्मूले से जो एंगल आता है वो एक्यूट होता है। हमें उसने एंगल्स बोला है, तो ये नहीं पता एक्यूट ऑब्ट्यूज कौन सा बोला, हम दोनों ही बोलेंगे, हम दोनों ही बताएंगे। एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज
30 डिग्री एक्यूट है तो ऑब्ट्यूज कितना होगा फिर आपका 150 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज कितना होगा आपका 150 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो लाइंस हैं जो पास कर रही हैं 2,3 से, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री एक्यूट मतलब थीटा की वैल्यू। स्लोप ऑफ वन लाइन, मान लो फर्स्ट लाइन की स्लोप आपको 2 दे दी उसने, ठीक है, और दोनों लाइंस जो है वो इसी पॉइंट से पास कर रही हैं 2,3 से, मतलब 2,3 दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। हमें सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हम लोगों ने कल का लेक्चर पढ़ा था ना, उसमें बहुत सारे मेथड थे, है ना, बट आपको एक पॉइंट दे दिया उस लाइन के ऊपर जिसकी हमें इक्वेशन बतानी है, क्योंकि जो 2,3 है वो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। तो हम लोगों ने कल मेथड्स पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप लोगों को याद है, वहां से आपने उस लेक्चर को अच्छे से समझा है, तो आप समझ गए होंगे कि 2,3 एक पॉइंट पता लग गया लाइन के ऊपर, तो हो सकता है पॉइंट स्लोप फॉर्म लगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगे, है ना। अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है तो आपको सेकंड लाइन की स्लोप चाहिए, 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है तो आपको सेकंड लाइन के ऊपर एक और पॉइंट चाहिए। जरा यहां की बात करते हैं। लेट M2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो ध्यान से देखो, हमें थीटा पता है और एक लाइन की स्लोप पता है, तो हमें फिर ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। tan थीटा दैट इज tan 60 डिग्री, M1 की वैल्यू 2, M2 हमें निकालना है। जैसे ही M2 निकल गया हमारा खेल खत्म हो गया। tan 60 इज √3। यहां मोड है, मोड कब लगा हो सकता है, दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि या तो यहां पे प्लस रहा हो या यहां पे माइनस रहा हो, तो मैंने दोनों साइन ले लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइन ले लिए। केसेस बना लेते हैं, एक बार जब प्लस का साइन रहा होगा, एक बार जब माइनस का साइन रहा होगा। इफ √3 इज प्लस के साइन के साथ, तो जब प्लस का साइन रहा होगा तो ये ट्रू रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज √3 प्लस 2√3 M2 is 2 minus M2. That implies सेम टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं, दिस इज M2, ये इधर आया और ये एज इट इज रहा, और ये 2 एज इट इज, ये √3 इधर आया तो माइनस का √3। यहां से अगर हम लोग M2 को कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस 2 √3 और ये 2 माइनस √3। चल आगे चलते हैं। तो हमें M2 निकालना था, तो M2 आया हमारा 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 √3। M2 आया हमारा, ठीक है, M2 आया हमारा ये वाला। ये जब हम लोगों ने फर्स्ट केस लिया है तब लाइन की स्लोप आई है। अब ध्यान से देखना, लाइन की स्लोप हमें पता लगी, लाइन के ऊपर पॉइंट भी हमें पता था, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज M2। हम लोग M लिखते हैं, बट इस बार हमने लाइन की स्लोप को M2 बोला तो मैं M2 लिख रहा हूं। y माइनस y1 और x1 कौन सा पॉइंट होता है, जो लाइन के ऊपर होता है, तो x1 कितना है आपका 2 और y1 कितना है आपका 3। M2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 √3 इंटू x माइनस x1 कितना है 2। आगे सोल्व करने का काम प्यारे बच्चों आपका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और हम लोग एक जनरल फॉर्म लिखते हैं ना ax प्लस by प्लस c, वो काम आप लोग करोगे आगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो इतना काम तो आप लोग करेंगे। मैं आपको सेकंड केस करा रहा हूं, केस 2। मैं आपको यहां पर सेकंड केस करा रहा हूं। सेकंड केस क्या है हमारा, जहां हम लोगों ने यहां प्लस का साइन लिया था तो यहां पे माइनस भी तो हो सकता था, यहां पर माइनस भी हो सकता था, तो कुछ ऐसा दिखता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज √3 प्लस 2 √3 M2 माइनस 2 प्लस M2, दैट इंप्लाइज 2 √3 M2 माइनस M2 इज माइनस 2 माइनस √3। M2 कॉमन लिया जाए अगर यहां से, तो ये
2√3 माइनस 1 इज, अच्छा यहां से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 2 प्लस √3, दैट इंप्लाइज m2 इज माइनस टाइम्स ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। इस माइनस को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा 2√3 अपॉन 1 माइनस 2√3। तो ये हमारा सेकंड वाले केस में स्लोप की वैल्यू आ गई, ये हमारा सेकंड वाले केस में स्लोप की वैल्यू आ गई। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अगर आपको पिछले लेक्चर से याद है, मैं आपको कहा था कि लाइन की इक्वेशन निकालने के ज्यादातर इसी का यूज होता है, या आप ऐसे समझ लो, लाइन के ऊपर पॉइंट आपको दे दिया था उसने, स्लोप आपने निकाल ली, पॉइंट स्लोप पॉइंट स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी, है ना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो y माइनस y1 इज स्लोप, अच्छा इसको m2 बोल देता हूं मैं, क्योंकि हमने स्लोप को m2 नाम दिया है। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, सिंपलीफाई करके आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू 0 टाइप में खुद से लिखेंगे, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू दिस लाइन। आपको समझाने के लिए मैं एक बार इसको बना देता हूं, इसका एक छोटा सा फिगर। स्केलिंग के हिसाब से नहीं बना रहा हूं, कहीं बोलोगे सर ये तो ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। आपके पास एक पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया गया इस लाइन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। जब किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर उस लाइन को जहां कट करेगा, दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मान लेते हैं ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और हम मान लेते हैं कि जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है ए कोमा बी। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? ए कोमा बी। तो हमें बेसिकली ए कोमा बी की वैल्यू बतानी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताने हैं। अच्छा, दो इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ पे। क्यों बनेगी तो ध्यान से देखना। अगर आपको कोई भी पॉइंट बताना है तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा, मतलब दो चीजें बतानी है। दो चीजों के लिए दो हिंट चाहिए, तो दो इक्वेशन बनेगी। तो ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेट बी ए कोमा बी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देन बड़े ध्यान से सुनिएगा, then the line segment A and B is perpendicular to the line 3x minus 4y minus 16 equals to 0। सही बात है कि अगर ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो मतलब ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है और ये जो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। देन स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ लाइन 3x minus 4y minus 16 इक्वल्स टू 0। स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1 आएगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकलती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी? y की टर्म एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अगर y का कोफिशिएंट 1 है तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या देता है? हमें स्लोप देता है। तो इस लाइन की स्लोप है कितनी? 3/4। इस लाइन की स्लोप कितनी है? 3/4 स्लोप है इसकी। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट इज 3 इंटू में b माइनस 3 माइनस 4 इंटू में a प्लस 1। दैट इंप्लाइज 3b minus 9 is minus 4a minus 4. That implies 4a
प्लस 3b, अगर ये -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 होगा, दैट इज -5 इक्वल्स टू 0. लेट इट बी अवर फर्स्ट इक्वेशन. लेट इट बी अवर फर्स्ट इक्वेशन. चल सेकंड इक्वेशन निकालते हैं. एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट हम लोगों ने a, b लिया है, जिसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह रहे हैं, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है ना. ऑल्सो जो पॉइंट है लाइज ऑन लाइन 3x minus 4y minus 16 equals to 0. हमें पता है जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है. अगर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो a और b कहाँ आएंगे, x और y की जगह पे आएंगे. तो 3a minus 4b equals to 16. This is our second equation. This is our second equation. और अभी तो सिंपल सा काम हो गया. बट ध्यान से इसको देखो कि आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन है. ये भी a और b में इक्वेशन है, ये भी a और b में इक्वेशन है. दो इक्वेशन, दो अननोन है. ये तो हमारे लिए आसान सा काम हो गया. तो प्यारे बच्चों, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि दो इक्वेशन अगर दो अननोन है तो कैसे सॉल्व करेंगे. 10th क्लास में बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b आ जाएगा. वो जो a और b आएगा दैट इज अवर फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो ये काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको तो आपने 10th क्लास में बहुत रगड़ा है ना. एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये आपने बहुत किया हुआ है. और मैं आपको करा रहा हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा. इफ P and Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन. ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया. वो जो भी परपेंडिकुलर होगा उसको स्मॉल p नाम दिया गया. इन द सेम वे ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया. वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया उसको क्यू नाम दिया गया. आपको ये प्रूव करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर होगा. ठीक है, मतलब एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है और वो जो डिस्टेंस होगा उसको एक बार p बोला गया, एक बार q बोला गया. तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला तो फिर ये वाला यूज होगा क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकाला जा रहा है. तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे. बड़े ध्यान से देखिएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा. d इज इक्वल्स टू उस लाइन की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट कर दो अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. और उसके लिए जो लाइन की इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. गिवन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा. ये हमें दे रखा है यहाँ पे, ये पहली इक्वेशन हमें दे रखी है. चलिए फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं. ये किसका रह गया, चलिए ऐसे होगा. देखो, और सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं. x सीकेंड थीटा प्लस y कोसिकेंड थीटा इक्वल्स टू k. इक्वल्स टू k. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0, है ना. अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो ध्यान से देखिएगा. मैं आपको कहा था ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब राइट हैंड साइड में 0 होगा, बाकी सब एक तरफ होगा, जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी किया था. तो आपको वही काम करना है, यहां पर भी आपको वही काम करना है. तो x सीकेंड थीटा y कोसिकेंड थीटा इक्वल्स टू k हो गया. इसको लिखा मैंने माइनस के इक्वल्स टू 0. चलिए अब शुरू करते हैं. अगर ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकाला जाए, ओरिजिन जो है वो 0 0 है, तो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 0 0. तो लाइन की इक्वेशन में जहां पर भी x है वहां पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं, पॉइंट पुट कर देते हैं. तो मैंने पॉइंट पुट कर दिया. इसके ऊपर मोड लगाया जाएगा अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. ये जो आएगा डिस्टेंस, इसको इन्होंने स्मॉल p नाम दिया हुआ है, तो स्मॉल p हो गया. दैट इज p इज इक्वल्स टू, देखो ये 0, ये 0, ये माइनस, मोड खत्म कर देगा तो क्या बचेगा, k cos 2 थीटा
अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बी 1, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा k cos 2 थीटा। लेट इट बी अवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकाला जाए तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, x1 y1 की जगह पे क्या आएगा 0 0 आएगा, और उसको नाम दिया गया है स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो 0 इंटू में सीकेंड थीटा, 0 इंटू में कोसिकेंड थीटा, जहां पर भी एक्स वाई है वहां पर क्या पुट कर देंगे, जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है हमें, ओरिजिन दे रखा है, अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार बनेगा। 0 0 माइनस के बचेगा, माइनस के ऊपर मोड अप्लाई करेंगे तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ के बचेगा। बात नीचे की करते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, सिमिलरली कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये मोड के एज इट इज, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे दैट विल बी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, दैट इज 1 अपॉन समथिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन ये बचेगा, 1 अपॉन ये बचने का मतलब है 1 अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज मोड के। देखो वैसे तो मैं यहां से स्क्वायर से रूट कट करके कोस थीटा साइन थीटा लिख सकता हूं, बट द पॉइंट इज हमें अभी तक ये नहीं पता है कि ये जो साइन थीटा कोस थीटा है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं फिलहाल के लिए सिर्फ इनको मोड में लिख देता हूं कि जब स्क्वायर से रूट कटता है तो हम लोग डायरेक्ट कट कर देते हैं, है ना, बट वैसा तब होता है जब हमें पता हो कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर जो कोस थीटा है साइन थीटा है दोनों नेगेटिव भी होते हैं, तो हमें ये नहीं पता अभी तक कि ये नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे। तो फॉर सेफ साइड मैं मोड लगा देता हूं जब यहां से स्क्वायर से रूट कटा, तो एनी हाउ दैट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, प्रूफ तो ये करना है ना कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर के स्क्वायर बचेगा, तो p का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, p का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करोगे तो मोड हट जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर 2 थीटा और ये के स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर करेंगे तो मोड हट जाएगा, इसलिए हार्डली मैटर्स, बट लिखने के हिसाब से वो गलत नहीं लगना चाहिए, बस ये बात है। ये कुछ इस प्रकार बचेगा, है ना, p का स्क्वायर करना था तो मोड हट गया, स्क्वायर आ गया, क्यू का स्क्वायर करना था तो मोड हट गया, स्क्वायर आ गया। इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बचा कोस 2 थीटा का स्क्वायर प्लस, एक चीज को ध्यान से देखिएगा, के स्क्वायर बाहर निकल गया, 4 को लिखा मैंने 2, साइन थीटा को पहले लिखा, कोस थीटा को बाद में लिखा, पर इनके ऊपर तो स्क्वायर था, एक ही बात है। ऐसा लिखने का मेरा एक पर्पस है छोटा सा, क्या पर्पस है, चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ये बन गया साइन 2 थीटा, कौन बन गया, ये सिर्फ ब्रैकेट वाला, पर इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर आ गया, है ना। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, अब एंगल तो सेम ही है ना, ये भी 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा है, तो सेम एंगल के लिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो के स्क्वायर इंटू 1 विल बी के स्क्वायर, ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, आप चाहे तो इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा शुरू करा देता हूं। P जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के इंटरसेप्ट्स एक्सिस के ऊपर ए और बी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये बनेगा,
क्योंकि जब हमें x और y इंटरसेप्ट दे दिया जाता है तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x अपॉन a y अपॉन b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। अब चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, बट ऐसे करेंगे तो ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। अब करना क्या है, देखो ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकाला गया। सेम क्वेश्चन जैसे हमने भी पिछले वाला क्वेश्चन किया, उसमें भी ऐसा ही था। यहाँ पर आपके पास दो लाइंस थी, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला गया था, एक बार p नाम दिया था, एक बार q नाम दिया था। सेम हमको यही काम करना है। ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकाला गया, उस डिस्टेंस को p नाम दिया गया, ये हमें दे रखा है। मतलब अगर मैं ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालूं, कैसे निकालते हैं, पॉइंट क्या बनेगा 0 0, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दैट इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू 0 0 -1 पे मोड़ रहेगा तो +1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज 1 अपॉन p, है ना। स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग करेंगे तो, क्योंकि यहां तो दोनों ही चीजें जो है वो पॉजिटिव है, स्क्वायर है, तो रूट हटेगा स्क्वायर से तो कुछ भी नहीं आएगा, प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस का साइन आएगा। और यहां हो गया 1/p स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, सो सिंपल। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था। आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो सारे टॉपिक्स करा दिए गए हैं, कुछ भी नहीं है जो बचा है इसमें, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।